नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं अमृता राय। तो अभी आप वित्त मंत्री अरुण जेटली का चौथा बजट देख रहे थे। चौथा बजट पेश करते हुए उन्होंने कई अहम अनाउंसमेंट किए, जिसमें खास तौर से उन्होंने आने वाले 2017-18 के आर्थिक रूपरेखा क्या होगी उसको पेश करने की कोशिश की है। उन्होंने डिमोनेटाइजेशन से किस तरह का लाभ अर्थव्यवस्था को मिला उसका लंबा चौड़ा ब्यौरा दिया और बहुत सारी बातें की, जिस पर हम आगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां जो इस बार बजट में बताई गई हैं। दो 2017-18 का आम बजट पेश। 21,47,000 होंगे खर्च। 1924 के बाद पहली बार साथ पेश हुआ रेल बजट। 3 से 5 लाख तक की आय पर टैक्स की सीमा में बदलाव। 10 की जगह 5% लगेगा कर। राजनीतिक दलों को 2000 से ज्यादा नकद चंदा देने पर रोक। बजट में किसानों को बड़ी राहत का ऐलान। कर्ज के लिए 10 लाख करोड़ का आवंटन। 10% बढ़ेगा फसल बीमा का दायरा। मनरेगा में अब तक का सबसे बड़ा आवंटन। 48,000 करोड़ की राशि मंजूर। 1 करोड़ नए घर बनाने का ऐलान। और रेलवे के लिए 1,31,000 करोड़ का आवंटन। सेफ्टी फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए। सुरक्षा और सफाई पर खास ध्यान। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आम बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री ने इसे ऐतिहासिक बजट बताया है और इस बार से रेल बजट अलग से पेश करने की परंपरा भी खत्म हो गई। आम बजट में रेलवे के लिए प्रावधान किया गया है। अरुण जेटली ने बताया कि बजट में ग्रामीण इलाकों, बुनियादी ढांचों की मजबूती और गरीबी उन्मूलन के लिए ज्यादा पैसे का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने नोटबंदी को आर्थिक सुधार की दिशा में बड़ा और साहसिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत अब अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से औपचारिक अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ रहा है। सबकी निगाहें आयकर की दरों पर टिकी हुई थी। 2.5 लाख रुपए छूट की सीमा को सरकार ने बढ़ाकर 3 लाख कर दिया और इसका मतलब अब 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन सबसे बड़ी राहत यह है कि 5 लाख तक की आय वालों को अब सिर्फ 5% टैक्स चुकाना होगा। पहले यह आंकड़ा 10% हुआ करता था। साथ ही राजनीतिक पार्टी अब कैश के रूप में सिर्फ 2,000 तक ही चंदा ले सकती हैं, यानी 2,000 रुपए तक ही चंदा ले सकती हैं। इससे पहले यह सीमा 20,000 रुपए की थी। सरकार का लक्ष्य 5 साल में किसानों की आय दोगुना करने का है। इस दिशा में किसानों के कर्ज के लिए 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको हमने बताया कि किस तरह से आयकर छूट की सीमा जो टैक्स स्लैब है उसमें थोड़ा चेंज किया गया और खास तौर से जिनकी आय 5 लाख तक की है उनको थोड़ी रियायत देने की कोशिश की गई है और उनको अब सिर्फ 5% टैक्स देना होगा। लेकिन जिनकी आय 3 लाख तक की है उन्हें अब टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जो इस बार बजट पेश किया उसका 2 पहलू देख सकते हैं। एक आयकर से अलग जो जिस तरह की बातें कही गई हैं इस बजट में, और जो दूसरा है वो आयकर को लेकर जो टैक्स स्लैब में अलग अलग चेंजेस किए गए हैं उसको लेकर। 5 लाख से ऊपर के टैक्स स्लैब में कोई चेंज करने की बात ऐसा लगता नहीं है कि सरकार ने अपनी तरफ से कुछ दर्शाया है। लेकिन इसके अलावा इस वक्त इस सरकार के जो आम बजट का अनाउंसमेंट है उसके क्या असर होंगे ओवरऑल इकोनॉमी पर, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान हैं। हमारे साथ हैं मोहन गुरुस्वामी और प्रशांत अग्रवाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मोहन जी, अगर मैं आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करूं,
सरकार ने दो तरह की बातें की। शुरुआत में जब बजट का पेश किया गया, उसका पहला पहलू ऐसा लगा कि जैसे वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए ज्यादा बजट है, और दूसरा पहलू जब देखा जाए तो उसमें जो टैक्स रियायत वो भी एक तरह से गरीबों को ही फायदा पहुंचाएगा। तो ओवरऑल अगर इस बजट को देखें, इस सरकार के चौथे बजट को, जिसको लेकर तरह तरह की आशंकाएं भी जताई गई थी कि चुनाव से पहले इस तरह के बजट ना पेश किया जाए, आप क्या कहेंगे? ये किस तरह का बजट है? देखिए, ये मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेड बजट है। एक्सपेक्टेड है कि जो नॉर्मल बजट होता है वही बजट है। इसको चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। चुनाव से मैं खास नहीं जोड़ता हूँ, क्योंकि इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बेनिफिट नहीं है जो चुनाव पे असर होगा इसका। हम समझते थे कि आगे मनरेगा का बजट बढ़ाने का कोई असर नहीं हो सकता। 10,000 करोड़ का बढ़ रहा है, और मनरेगा जो है एक आइटम है उसमें, दूसरे भी आइटम्स हैं, SC, ST एंड अल्पसंख्यकों का बजट थोड़ा सा बढ़ा है, मगर ओवरऑल बजट भी बढ़ा है, उस प्रपोर्शन में बढ़ा है जितना बजट बढ़ा है। अब 19 लाख का बजट है तो उस प्रपोर्शन में बढ़ा है जी। हम समझते थे कि डिमोनेटाइजेशन के बाद एक बड़े खड्डे में आके गिरा है गवर्नमेंट, GDP घट गया 2% से, और कोई लंबाई तक घटेगा ये। इससे निकलने के लिए कुछ बड़ा प्रावधान करेंगे, जो इकोनॉमिस्ट समझते थे होना चाहिए, वो नहीं होता, क्योंकि अभी चुनाव का मौसम आ गया है, अगले साल भी चुनाव का मौसम है, तो पॉलिटिकल बजट्स बनेंगे। इस लिहाज से ये पॉलिटिकल बजट भी नहीं है। पॉलिटिकल बजट होता तो कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बेनिफिट, ऐसा कुछ खेल खेलते थे, मगर उसके लिए पैसा नहीं था। उसके लिए जितना पैसा चाहिए 3 लाख के, लेकिन उसका कोई जिक्र भी नहीं किया गया। जिक्र भी नहीं किया, मगर इकोनॉमिक सर्वे में आया है जी। तो इसके बारे में सोच में है, समझते हैं कि अच्छा है, मगर पैसा नहीं है। जैसा कि नई गाड़ी खरीदना है, अच्छा गाड़ी है, पर पैसा नहीं है, तो यही बात होगी जी। तो इसके अलावा मैं इसको कोई डेंजरस बजट नहीं समझता कि कोई गाड़ी को रोकने वाला, ऐसे टप करने वाला है, या ऐसा बजट भी नहीं है। तो ठीक काम चला हुआ बजट है अंडर द सर्कमस्टेंसेस। और बजट पे एक चीज आपकी ऑडियंस को जानना चाहिए कि 85% ऑफ द बजट इज फिक्स्ड, उसमें आपको कोई ज्यादा चेंजेस नहीं कर नहीं सकते। चेंजेस का सवाल है, कर नहीं सकते, कमिटेड है। और आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं डिफेंस में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं सब्सिडीज में। डिफेंस बजट के बढ़ने की संभावना जताई जा रही थी पहले, उसमें वो नहीं हुआ, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जरा घटा हुआ है, जिससे फौजी हमारे लोग निराश होंगे, नाराज होंगे। मगर पेंशन तो बढ़ते जा रहे हैं उनके, और अब के बारे में बाद और बढ़ेंगे। दूसरी चीज है सब्सिडीज को कुछ खास उन्होंने कम नहीं किया, उसी छोड़ दिया। अब इसमें एक क्या ये रिस्क ले सकते थे कि सब्सिडी को कम कर दिया जाए? इस समय में ये रिस्क लिया नहीं कर सकते, चुनाव का टाइम आ गया है और नहीं कर सकते। और जो सब्सिडी के कॉन्स्टिट्यूंसीज है ज्यादातर अनमेरिटेड सब्सिडी है। लेकिन एटलीस्ट उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी को तो फोकस किया है, जिसमें उन्होंने गरीबों, फार्मर्स को, युवाओं को, और जो अभी ये जो 3 लाख तक के इनकम वालों को टैक्स छूट देने की बात, 5 लाख तक के इनकम वालों को 5% टैक्स छूट देने की बात, ये तो उस खास वर्ग को टारगेट किया गया है। ओवरऑल स्कीम में 19 लाख की बजट में 20,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस सफर किया, मगर जो रेवेन्यू लॉस होता है, जो रेवेन्यू फोरगोन रेवेन्यू होता है कॉर्पोरेट्स को 7 लाख करोड़ का उसी छोड़ दिया है उसको। Mr. Goswami, you just mentioned the corporate tax, the corporates, and that is something which, Arun Jaitley in his first budget had said that he would eventually reduce it to 25. That is what they have done now. But that is only for MSMEs. That is only for MSMEs. Now they've done it for the small companies, which he claims is at least 96% of the entire companies in the country. You see, we have to take a call on this. Earlier we used to give certain excise duty exemptions for small companies. As a result, you created lots of inefficiencies. Instead of, say, making air conditioners, you made 100 small companies, each one with revenue of 10 lakhs, making air conditioners to avoid excise duty. You might now have a lot of small companies under one big umbrella to avoid taxes. You see, this is something which we have to take a calculation on. I'm not particularly sure it's a particularly good thing. I think in a competitive environment, you make everybody compete on equal footing. We've not done that. The big companies are the big capital-intensive project companies, petrochemical plants and urea plants and all these things. This you can't change, bring it in the small sector. But you can bring assembly units or government units all
nobody is in the big sector. Everybody is in the small sector. MSCM is still there. स्टार्टअप्स को टैक्स छूट देने की बात कही है, वो भी एक तरह से So थोड़ा you give them some other incentives. You know, incentive of less Inspector Raj. You continue with the Inspector Raj. So that is what puts costs up. That also takes time. Companies lose time and money because of the Inspector Raj. He does not talk about that. He's talking there's some benefit for me. Yes. I get Aadhaar health card now. Yes. You know, so it's got all my health records on it. You know, because I'm above 65. So that's one benefit for me. But otherwise, it's a काम चला वो बजट। और अभी हाल में हमने देखा कि शुरुआत जिस तरह से हुई थी बजट की, उसमें शेयर बाजार हल्का हल्का गिर रहा था, लेकिन इस वक्त शेयर बाजार में उछाल देखने को मिल रही है। मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी कि अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सेंसेक्स में 300 अंकों का उछाल आ गया है, एकदम से उछाला है, जबकि शुरुआती दौर में हमने देखा था सेंसेक्स गिर रहा था। और दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, तो इसका ओवरऑल इकोनॉमी पर आपकी नजर में क्या असर पड़ने वाला है? जहां तक बाजार का उछलना या गिरने की बात है, बजट में क्योंकि कोई बहुत ही अननेसेसरी चेंज नहीं है या बहुत ही अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं है, प्लस कॉर्पोरेट टैक्स में भी कुछ छूटें दी हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में इंक्रीज करा है, तो इसलिए वो एक सही डायरेक्शन में है इकोनॉमी को लेके। जहां तक इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात है स्पेसिफिकली, तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि बहुत ज्यादा चेंजेस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेके, खासकर क्योंकि जीएसटी के आने का बहुत ही रिसेंट टाइम में एक्सपेक्टेशन है कि जुलाई या मैक्सिमम सितंबर तक आ ही जाएगा जीएसटी। तो इस समय कोई चेंजेस करना इनडायरेक्ट टैक्सेस में ठीक नहीं लगता, तो इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई स्पेसिफिक चेंजेस उन्होंने करे नहीं है। कुछ ड्यूटी स्ट्रक्चर में चेंज करने की बात करी है, जो देखना पड़ेगा क्या करा है, वो भी मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए किया है फ्रॉम कस्टम्स ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी के तहत। हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में कुछ कमी की जाए, भले ही डायरेक्ट टैक्स में कोई न बदलाव हो, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में कुछ कमी की जाए। इस समय कमी करना ठीक नहीं होता, बिकॉज जीएसटी में भी दरें 12 और 18% के आसपास हैं और 28% And की he है। did say that because GST is in around the corner, we don't Absolutely. want to tackle too Absolutely. much with the tax rates, at least on Absolutely. that front. All right. So far, what you're saying is it's a pretty safe budget, easy budget, something which Expected should be, budget. expected You budget. know, it doesn't rock any boats. Yes, I would also like to talk about how it's also trying to make it Swachh politics, apart from other things. We'll talk of that also. But we've got co-chairman with the CII, National Council of Agriculture. We've got Salil Singhal joining us as well. Salil, first of all, your reaction on this budget, what do you think of it? Can Salil hear me? Can Mr. Singhal hear me? Or we seem I to have think, disconnected. Yeah. We'll try and establish that link in a while. But yes, we were talking about how things are on expected lines. We're talking about how indirect tax has not been tackled. जी, Anything लेकिन इस else? समय हमारे साथ एक हाँ. पॉलिटिकल गेस्ट जुड़ गए हैं, तो हम चाहेंगे कि आपने कहा कि कितनी स्वच्छ राजनीति होगी इस बजट में, कई तरह के इस तरह के ऐलान किए गए हैं जिससे ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि राजनीति अब स्वच्छ हो जाएगी। खासतौर से जो 20,000 का अमाउंट था, जो टैक्स के जो चंदे के रूप में लिया जा सकता था, उसे घटाकर अब 2,000 कर दिया गया है। इस पर हम बात करते हैं। कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया साहब हमारे साथ हैं। पुनिया साहब, सबसे पहला रिएक्शन हम इसी पे आप लोगों से जानना चाहेंगे, बाकी अर्थव्यवस्था पर बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि चंदे की रकम 20,000 से घटाकर अब 2,000 करने की बात कही गई है, जिस पर कोई आप लोगों को ब्यौरा नहीं देना होगा, और इसके अलावा जिसको अब चंदा आगे देना होगा वो बॉन्ड के रूप में चंदे दे सकते हैं। इससे क्या राजनीति स्वच्छ होने जा रही है? देखिए, ये तो स्वागत है इसका, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल 2,000 तक का चंदा ही दे पाएगा, उसके अलावा नहीं दे पाएगा। और बॉन्ड का क्या सिस्टम होगा, किस तरह से व्यवस्था रहेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करेगा, डोनर पहले बॉन्ड खरीदेगा, वो बॉन्ड के माध्यम से चंदा देगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वो उन बॉन्ड्स को लेके कहां पर जाएगा, ये सब चीजें अभी स्पष्ट नहीं है। मैं समझता हूं कि हाफ बेक्ड प्रपोजल है और इसको आगे कहीं ना कहीं बढ़ेंगे तो होगा। और पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा चंदा देते रहे हैं, जरूरत इस बात की है कि वो आसानी से दे सकें, चेक के माध्यम से दें, हिसाब किताब से दें, उस पर व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन बॉन्ड के माध्यम से ये तो मैं समझता हूं कि कोई चलने वाली व्यवस्था नहीं है। और कोई तरीका निकलेगा, फिर और अंडरहैंड डीलिंग का रास्ता आगे बढ़ेगा।
अब कम से कम 20,000 से ऊपर तक के जितने भी हैं 20,000 तक के अकाउंट वो बिना किसी हिसाब के ले सकते थे और बिना किसी ऑडिट के, लेकिन अब तो 2,000 से ऊपर के ही सब अंडरहैंड डीलिंग से होंगे। ब्लैक मनी को खत्म करने के बजाय वो बढ़ाने का काम होगा। तो हम स्वागत करते हैं अगर ट्रांसपेरेंसी आए पॉलिटिकल फंडिंग में। जो विशेष रूप से हम उम्मीद कर रहे थे कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस हो, उसके ऊपर तो कोई चर्चा ही नहीं की। उसके बाद उसके ऊपर सरकार की कोई सोच ही नहीं है। उसी में माध्यम से तो इलेक्शंस में तो विशेष रूप से ये शिकायत आती है कि ब्लैक मनी का प्रयोग होता है, लेकिन उसको तो छुआ तक नहीं। तो ये मैं समझता हूं कि सरफेस पे ही पूरा स्टेटमेंट पूरा है और बजट में कोई खास ऐसी बात नहीं है जो कहा था कि जैसे बिग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने रुक के स्पीकर की तरफ देख के कहा कि और रिपीट करके कहा, लेकिन उसमें कुछ निकला तो नहीं। और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसके लिए डिमोनेटाइजेशन की उपलब्धियां यानी नोटबंदी की उपलब्धियां गिनाते हुए कई तरह की बातें वित्त मंत्री जी ने कही। क्या आप लोग उससे सहमत हैं? खासतौर से उन्होंने कहा कि काले धन, आतंकवाद और तमाम चीजों पर लगाम लगाने में काफी हद तक मदद मिली और इससे एक ट्रांसपेरेंसी आई अर्थव्यवस्था में। और उम्मीद की जा सकती है कि जो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने वाला एक कदम है सरकार का, उसमें ये जो बजट है ये एक कदम होगा। देखिए, जो डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी के बारे में जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने डिटेल ये दी है कि कितने अकाउंट में कितना पैसा जमा हुआ, वो ठीक है, डिटेल है, लेकिन उसका एनालिसिस करके आपको करना चाहिए कि कितना काला धन है। अब तो उन्होंने शेयर पढ़ के कहा कि काला भी सफेद हो जाता है। काला सफेद करने का काम तो इन्होंने डिमोनेटाइजेशन से कर दिया। सारा का सारा पैसा बैंकों में जमा हो गया, अकाउंट्स में जमा हो गया, तो कहाँ ब्लैक मनी रह गया? अब ब्लैक मनी वास्तव में है जो बैंकों में जमा हुआ है, उसके बारे में तो समीक्षा करके ये बताएंगे तभी तो होगा। और जो उन्होंने जो शेर पढ़ा उसकी आखिरी लाइन थी, रोशनी आके अंधेरों से जो टकराई है, काले धन को भी बदलना पड़ा अपना रंग। हाँ। तो काला धन का अब रंग बदल गया है या पूरी तरह से काला धन खत्म हुआ है? ये अब रंग वास्तव में बदल गया है जी, क्योंकि जो काला धन जो बता रहे थे तो वो रंग काला था ही नहीं, वो सफेद ही था, और सफेद का सफेद आके यहाँ जमा हो गया। तो वो इमेजिनरी काला धन जब तक ये ना बता दें कि इसमें जो जमा हुआ है सफेद के रूप में, उसमें काला धन कितना है, किनका काला धन है, ये बताएंगे तब होगा। लेकिन वैसे तो फिर जनरल बात है, उसमें कुछ नहीं है। ब्लैक मनी कितना आया या कैशलेस ट्रांजैक्शन कितना बढ़ा और उससे कितने लोग जुड़े, या जो माइन्यूट डिटेल्स जो जनता की उम्मीद थी कि आएगा इस डिमोनेटाइजेशन के बाद पेश हुए इस बजट में, क्या वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई या एक्सपेक्टेशंस जगाया गया मगर उसका टाइम फ्रेम बहुत लंबा रखा गया? मैं मुनिया जी से सहमत नहीं हूँ कि सारा धन सफेद हो गया। इस पे एनालिसिस राहुल गांधी जी का एक बयान आ रहा है, एक बार देख लेते हैं मोहन जी, इसके बाद फिर आपके पास आते हैं। नमस्कार। हाँ, शेर शायरी का बजट है। शेर शायरी का बजट किसानों के लिए कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, और फ्लावरी भाषण दिया मगर फंडामेंटली कुछ नहीं किया। What about the political funding aspect? Yeah, that we appreciate that. That's good. But on the fundamentals, the main issue facing India today is jobs and how India is going to solve the job problem. On that, absolutely nothing. No vision, no idea. So for farmers, absolutely nothing. Basic misunderstanding of what Narega is. So no, we were expecting some fireworks. We got a bit of a damp squib. So what about demonetization? They've given some numbers. देश की सबसे बड़ी समस्या थी जॉब की, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है इस बजट में। आपका क्या कहना है? सहमत हूँ जी। वो कह रहे हैं क्योंकि ये
तो फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच होना चाहिए ऑन मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इश्यूज, कि टैक्स जीडीपी रेशो को क्या हो रहा है, सेविंग्स रेट को क्या हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेट को, इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। ये एक मामूली पेडेस्ट्रियन टाइप ऑफ स्पीच, क्या हम इसको दे रहे हैं, इसको just reading the जैसा figures कोई or whatever पुराने is जमाने में provided in the राजा रजवाड़ा शादी में लोगों को गिफ्ट बांट रहे हैं, कि मैं ऐसा करके जा रहा हूँ, इसमें कुछ दम नहीं है। All right, let's listen in. Let's listen in. मगर Rahul Gandhi is speaking a bit more. I'm being told. Let's listen in. हम उनको सपोर्ट करेंगे। सर टैक्स रिजम्पशन 2.5 से 5 लाख के बीच में 5% ये छूट दी गई है। ये देखिए, फंडामेंटल्स पे बात कीजिए, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है कि ब्रॉड रास्ता दिखाएं। ब्रॉड रास्ते के लिए हिंदुस्तान के सामने 2-3 इश्यूज हैं। एक इशू, हिंदुस्तान के युवा को रोजगार कैसे दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े भाषण किए हैं। पिछले साल कितना, 1.5 लाख, हाउ मेनी पीपल, 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला, ठीक है। दिस इज अ शेमफुल थिंग, ठीक है। 2 करोड़ की बात की थी, इस पे एक बात नहीं बोली। दूसरी बात, किसान रो रहा है, किसान को कर्जा माफ करने की जरूरत है। बड़े बड़े भाषण दिए, किसानों की सरकार, कुछ नहीं किया। तो ये बेसिक फंडामेंटल इश्यूज हैं, उस पे कोई गहरी चीज नहीं बोली। चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से बजट को पेश किया गया है, आपको वो लगता तो है देखिए भैया, वो तो वो चाहते थे कि बजट से इम्पैक्ट लगे, कुछ लगा, इम्पैक्ट तो नहीं लगा मुझे। अगर इसकी अपॉर्चुनिटी उठानी थी तो कुछ बड़ी चीज अनाउंस करनी थी, किसानों के लिए कुछ अनाउंस करना था, उनका भी फायदा हो जाता। बजट को मर्जर किया गया, रेल बजट को क्या कहना चाहूंगा कि रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया गया। फिर से देखिए एक रेलवे बजट के बारे में। शुरुआत में पहली स्पीच में नरेंद्र मोदी जी ने कहा, लंबा भाषण दिया, बुलेट ट्रेन की बात की और बुलेट ट्रेन का विजन दिया, ठीक है। बुलेट ट्रेन आई नहीं आई। रेलवेज में फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? सेफ्टी का प्रॉब्लम है। अब आप देखिए आज क्या हो रहा है। सेफ्टी रिकॉर्ड इस सरकार का रेलवेज में सबसे खराब है। उसके बारे में कुछ बोला? बस He spoke a lot on demonetization, Rahul, he said a lot on demonetization. Elaborating even more that what he was expecting was fireworks. What we eventually got was a damn squib. Also saying that the fundamentals, of course, were not, broadly categorized, not given in detail, and that's something. Mr. Guruswamy, I know you have a point, but let's quickly go across to Sahil also. Salil Singhal, I'm sorry, who's also joining us from the CIC. Salil, if you're still with us, if the network has been established there, a reaction from you first on this budget. Yes, I'm very much here. I think there was a fair amount of clarity in the objectives with which this budget was launched. And I'm most pleased with the focus of the rural sector, where a lot of programs are being initiated to double farmers' incomes. I'm definite with the rural road connectivity, electricity availability, credit going to 10 lakh crores, and the construction and making available the cleaning and sorting out of farm produce at several centers with rupees 75 lakhs worth of financing. There is and the revamping of NABARD's finances along with computerizing it for more effective management of credit flow. I think these are structural issues which to my mind have been very well addressed. And if this spurs the rural activity, which it will, and it is very interesting to see that despite all about demonetization and its adverse impact, agriculture has delivered brilliantly, in as much as we have seen far higher sowing operations during this very critical period. So I think that says a lot about the resilience of our agriculture sector, and these boosts, if they can combined with the irrigation issues, will go a long way. I for one was pretty happy to see the 3.2% budget deficit challenge that the finance minister has met with, and I think the move to bring about funding of electoral reforms is a very bold and an innovative approach. I can understand that there would be apprehension, there would be question marks as to how it will pan out, but let's not forget
we are dealing with a cancer in this country's society, where elections are the root cause of all the ills that affect our country vis-a-vis corruption. Ji. So if there is a beginning made, I think we should all try and look at it in a very positive manner Ji. to see how it pans out. जी और I would say to all the political parties that if they are committed to political reforms in funding, sit down together, put your brains together and come out with a scheme if you don't like जी what has been सलील proposed. साहब पॉलिटिकल Or लोगों take से this affair. सलील साहब माफ कीजिएगा मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। पॉलिटिकल लोगों से हम इसका रिएक्शन भी जरूर लेंगे और राहुल गांधी को अभी आपने भी सुना ही होगा, उन्होंने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि वित्त मंत्री जी ने कॉर्पोरेट टैक्स में 5% की छूट दे दी है, क्या ये भी एक आप लोगों के लिए पॉजिटिव सिग्नल है और इसलिए भी आप लोग इसको पॉजिटिव नजर से देख रहे हैं? देखिए आप उसको करें 5% का टैक्स की छूट सिर्फ 50 करोड़ रुपए के काम करने वाली कंपनियों को दिया गया है। उससे ऊपर की जो टर्नओवर जिन कंपनीज का है उन पर कोई टैक्स रिबेट नहीं दिया है। और मैं समझ सकता हूं कि अभी इतना फाइनेंशियल प्रेशर है गवर्नमेंट में कि वो टैक्स रिबेट देना शायद उनके लिए इतना आसान नहीं था, बल्कि उन्होंने 10% सरचार्ज और कुछ इंडिविजुअल इनकम्स पे लगाया है जो एक नया टैक्स है। बाकी 1 करोड़ से ऊपर की इनकम वाले तो वैसे भी 15% सरचार्ज ओवर एंड अबव द रेगुलर टैक्स रेट देते ही। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उनका ध्यान है उस पर भी हम बात करना चाहेंगे और जो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का संकेत है उस पर भी आप लोग का रिएक्शन जानना चाहेंगे। जी देखिए, मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक रिकॉर्ड बजट अवेलेबल किया गया है। जो रेलवेज में उन्होंने ऑब्जेक्टिव लिया है सेफ्टी का, टेक्नोलॉजी का और डेवलपमेंट का, और जो रोड और रेलवेज का जो काम है, जो जैसे रूरल रोड्स की बात है, नेशनल हाईवे को उन्होंने एडिशनल बजट दिया है इस साल। तो लगता है कि भारत सरकार का मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना है। और क्योंकि हमारे 6 लाख गांव हैं और असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर रूरल का सही हो जाएगा तो मैं आपसे कह सकता हूं कि इस देश की इकोनॉमी बिल्कुल बदल जाएगी। जी, जो मनरेगा में पैसे बढ़ाए गए हैं, रियल एस्टेट में जो जी कैशलेस सोसाइटी, जी जहां तक कैशलेस सोसाइटी का मामला है, मैं तो खुद इस बात का अनुभव कर चुका हूं कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम के बाद कितना सारा ट्रांजैक्शन जो जनरली आप और हम कैश में करते थे अब वो हमारे कार्ड पर करने लगे हैं। मैं बाल कटाने गया तो मैंने 400 रुपए की तो जो फीस दी वो भी मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से दी। तो इस तरह की जो अगर हमारी सारी इकोनॉमी अबव द सरफेस आकर के कैशलेस बन करके थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शन मोड से बन जाएगी तो इस इकोनॉमी की जीडीपी वैसे ही बहुत कुछ बढ़ जाएगी। ये मेरा अटूट विश्वास है। जी, आप हमारे मेरे ख्याल से डिमोनेटाइजेशन का ये जो साइड इफेक्ट एक बहुत जबरदस्त इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट। जी सलील जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मोहन जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ। कैशलेस इकोनॉमी पर को बढ़ावा देने की बात तो कही गई है, लेकिन जिस तरह से मनरेगा में पैसे बढ़ाए गए हैं, जिस तरह से रियल एस्टेट को बूस्ट करने की बात कही गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की बात कही गई है, क्या ये माना जाए कि ये जो है वो डिमोनेटाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट को एक्नॉलेज किया है सरकार ने? बिल्कुल एक्नॉलेज किया है उन्होंने, इकोनॉमिक सर्वे में मान लिया है, फाइनेंस में सब अपने स्पीच में मान लिए हैं। शायद सीआईआई वाले अभी तक माने नहीं, मगर सब लोग मानते हैं कि लॉस हुआ है, घाटा हुआ है और उन्होंने उसको एड्रेस किया है। हमारे जो पिछले मेहमान थे आपके, उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर बजट है। मैं देखना चाहता हूं कि इरिगेशन पे क्या आउटले है। पिछले साल उन्होंने कहा ये भी रूरल ओरिएंटेड बजट है, कुछ आउटले नहीं था उसपे। पिछले 20 साल से इरिगेशन पोटेंशियल वही जगह पे रहा है, कुछ बड़ा नहीं। एडिशनल इरिगेशन पोटेंशियल जो आया है वो ट्यूबवेल के द्वारा है। ट्यूबवेल के द्वारा जब आता है तो ग्राउंड वाटर खींच लेता है। हालांकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है PMKSY में, उसमें 7,377 करोड़ का एलोकेशन है, जो पहले 2016-17 में बीई के रूप में 5,767 था और आरई जो हुआ वो 5,100। इससे जोड़िए कि 60% आबादी इस देश में कृषि पे निर्भर है।
उनको आप उनकी उन्नति के लिए 7,000 करोड़ रखे हैं और इसको एक बड़ा रकम समझते हैं आप? जो नेग्लेक्ट जो हुआ है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर मीन्स इरिगेशन, और ये 7,000 भी रखा है, उसमें पे कमीशन का एडजस्टमेंट ले लीजिए, जो सरकारी मुलाजिम बैठे हुए हैं, जो दफ्तरों में बैठे हैं, उनका सैलरी देख लीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लीजिए इरिगेशन में, उसमें कहाँ गया? कुछ हुआ ही नहीं। और इसकी वजह से एक खास कारण है कि हमारे पास अभी भी 70% हमारी जो भूमि है ड्राई लैंड इरिगेशन पर निर्भर है। बारिश ना गिरा तो सब किसान कठिनाई ले, जो जहाँ पे कनाल और बांध होता है वहाँ पे फर्टिलाइजर भी कंजम्पशन होता है, तो वो सब्सिडी भी उन्हीं वहीं जाता है, बिजली फ्री मिलता है तो वो सब्सिडी भी वहीं जाता है। जो ड्राई लैंड में है, जहाँ पे ज्यादातर लोग इस देश के रहते हैं, उनको ये कुछ जाता नहीं, और वो ट्रेंड जो है पुरानी ट्रेंड है, अब इन्होंने कुछ रिवर्स करनी, पर बात करेंगे किसान के लिए हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। You were talking about enthusiasm for political reforms. I'll tell you something. Parties have two kinds of expenditures. They have regular expenditures, Mr. office Goswami, expenditures. yes, we'll come back to that topic. But Rajya Sabha is going to be resuming in just a few seconds from now, of course, since yesterday when it was adjourned, and we'll take you through those proceedings. We are awaiting the proceedings of the House